हम सबको पता होता है कि क्या करना चाहिए, है ना? सुबह जल्दी उठना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, पैसे बचाने चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, लिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती। पर पता होने और असल में करने के बीच में एक एक बहुत बड़ा फासला है। इसी फासले को कहते हैं नोइंग डूइंग गैप। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब विल पावर की बात नहीं है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके पीछे के विज्ञान और साइकोलॉजी को समझाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे पास मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक का माइंडसेट पर किया गया ग्राउंड ब्रेकिंग शोध है। टोनी रॉबिन्स की प्रेरणा देने वाली बातें हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी की तकनीकें हैं। और शायद कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां भी। और साथ ही टॉप परफॉर्मर्स की कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि अपने ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दिमाग के कौन से पेच कसने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। सही कहा। इन सभी स्रोतों में एक बात बिल्कुल साफ है, सब कुछ यहीं से शुरू होता है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में सोचते क्या हैं। और यहीं पे कैरल ड्वेक का काम आता है ना। हाँ, वो कहती हैं कि मोटे तौर पर दो तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी स्थिर मानसिकता। फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट सब कुछ जन्म से तय है, पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता। अच्छा, तो ऐसे लोग सोचते होंगे कि या तो मेरे अंदर मैथ्स का टैलेंट है या नहीं है। अगर कुछ मुश्किल लगा तो वो उसे अपनी काबिलियत की कमी मान लेते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं। उन्हें असफलता से डर लगता है, क्योंकि उनके लिए असफलता उनकी पहचान पर एक ठप्पा है कि तुम इतने ही काबिल हो। तो वो कोशिश करने से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो स्मार्ट दिखे। एग्जैक्टली। तो फिर इसका उल्टा भी कुछ होता होगा, वो लोग जो मानते हैं कि वो बदल सकते हैं। हाँ, और उसे ड्वेक कहती हैं ग्रोथ माइंडसेट, यानी विकास मानसिकता। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी काबिलियत को मेहनत, अच्छी रणनीतियों और दूसरों से सीखने के जरिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। बिल्कुल, जिसे जितना इस्तेमाल करो वो उतना ही मजबूत होता है। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह थोड़ा थ्योरी जैसा भी है। क्या हम सच में अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? अगर कोई बचपन से ही फिक्स्ड माइंडसेट वाला हो तो वो इसे कैसे बदलेगा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमारे एक दूसरे स्रोत में मिलता है जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी पर है। सीबीटी। सीबीटी असल में माइंडसेट को बदलने का एक प्रैक्टिकल टूल किट है। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। हमारे विचार हमारी भावनाओं और हमारे एक्शन को कंट्रोल करते हैं। हाँ, पर हाँ। सब कुछ बदल सकता है। हाँ, वो जो हमारे दिमाग में एक छोटी सी आवाज चलती रहती है, उसे बदलना। जो हमेशा नेगेटिव बातें करती है। एग्जैक्टली। सीबीटी सिखाती है कि पहले अपनी उन ऑटोमेटिक नेगेटिव धारणाओं को पहचानो। जैसे कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले दिमाग में आवाज आती है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं सब गड़बड़ कर दूंगी। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या जैसे कोई पहली बार गिटार उठाकर सोचे, मुझसे तो कभी नहीं बजेगा। बिल्कुल। तो पहला कदम है इस आवाज को पकड़ना। दूसरा कदम है इसे चुनौती देना। चुनौती देना कैसे? खुद से पूछना, क्या इस बात का कोई सबूत है कि मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ, या ये सिर्फ एक डर है? और फिर तीसरा और सबसे जरूरी कदम है उस विचार को एक ज्यादा रियलिस्टिक और कंस्ट्रक्टिव विचार से बदलना। जैसे मैं ये नहीं कर सकती की जगह ये सोचना कि मैं थोड़ी नर्वस हूं, लेकिन मैंने तैयारी की है और मैं अपना बेस्ट दूंगी। या मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करूं तो सीख सकता हूं। बिल्कुल, ये ग्रोथ माइंडसेट को एक्शन में लाने का तरीका है। ठीक है, ये समझ आया। तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा। लेकिन फिर भी वो नोइंग डूइंग गैप तो रहता ही है। मुझे पता है कि मुझे हर हफ्ते पैसे बचाने चाहिए, मेरा माइंडसेट भी पॉजिटिव है, लेकिन महीना खत्म होते होते सब बराबर। हाँ, तो इस सोच को एक्शन में कैसे बदलें? और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही पावरफुल टूल देते हैं। डॉक्टर एल माइकल हॉल ने इसी नोइंग डूइंग गैप पर बहुत काम किया है। अच्छा। वो इसे पाटने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं, जिसे वो कहते हैं मन से मांसपेशी तक का पैटर्न। मन से मांसपेशी, माइंड टू मसल पैटर्न, ये तो कमाल का नाम है। मतलब आप कह रही हैं कि किसी भी अच्छी आदत को अपनाने का एक सीक्रेट फॉर्मूला है? हाँ, आप इसे एक 5 स्टेप का मेंटल सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, जिसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। चलिए, इसे मेरे पैसे बचाने वाले उदाहरण से ही समझते हैं। जरूर। तो पहला चरण है एक सिद्धांत से शुरू करना। ये एक सामान्य ज्ञान की बात है।
जैसे नियमित रूप से आय का एक छोटा हिस्सा बचाने से भविष्य में पूंजी बनती है। ठीक है, ये तो किताबी बात है, पता है। स्टेप 1 चेक। अब दूसरा चरण है इसे एक व्यक्तिगत विश्वास बनाना। अब ये सिर्फ एक सामान्य ज्ञान नहीं रहा। अब आप खुद से कहते हैं, मेरा मानना है कि मैं बचत करके अपने लिए पूंजी बना सकता हूँ। ओके, तो पहले था ऐसा होता है और अब है मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, आपने उस बाहरी विचार को अपना लिया है। ठीक है। और अब आता है तीसरा चरण, जो इसे और मजबूत बनाता है। इसे एक निर्णय में बदलना। अब आप कहते हैं, आज से मैं हर हफ्ते अपनी आय का 10% बचाऊंगा। ये अब सिर्फ एक विश्वास नहीं, एक पक्का इरादा है, एक कमिटमेंट। यहां तक भी कई लोग पहुंच जाते हैं, नए साल के रेजोल्यूशन की तरह, पर फिर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। सही पकड़ा। इसीलिए चौथा चरण सबसे जरूरी है, इसे भावनाओं से जोड़ना। भावनाओं से? हाँ, खुद से पूछना, अगर मैं सच में ऐसा कर पाया तो मुझे कैसा महसूस होगा। शायद आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस होगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस होगा, आजाद महसूस होगा। जब आप उस काम को एक मजबूत पॉजिटिव भावना से जोड़ देते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। ये दिलचस्प है, मतलब दिमाग को सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशनल वजह भी चाहिए। और आखिरी स्टेप क्या है? आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, इसे एक ठोस छोटे से एक्शन में बदलना। सवाल है, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकता हूं जिससे ये हकीकत बने? जैसे? अपने बैंकिंग ऐप में एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना। बिल्कुल। या आज की कमाई से 100 रुपए निकालकर एक अलग लिफाफे में रखना। बस एक छोटा सा कदम, ये उस बड़े विचार को जमीन पे ले आता है। वाह, ये तो वाकई एक पूरा प्रोसेस है, एक किताबी ज्ञान से लेकर एक छोटे से फिजिकल एक्शन तक। ये मुझे टोनी रॉबिन्स की याद दिला है। उनकी किताब अवेकन द जायंट विदिन का भी तो यही सार है। बिल्कुल। टोनी रॉबिन्स मोटिवेशन और इमोशनल ड्राइव पर बहुत जोर देते हैं, जो इस पैटर्न का चौथा चरण है। हाँ, और डॉक्टर हॉल का ये माइंड टू मसल पैटर्न उस मोटिवेशन को एक स्ट्रक्चर देता है, एक रास्ता दिखाता है। ये दोनों विचार एक साथ मिलकर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट और ये एक्शन प्लान, ये दोनों मिलकर बहुत मजबूत लगते हैं। पर ये सब बातें सुनकर मुझे एक और शब्द याद आ रहा है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, ग्रिट। ग्रिट, धैर्य और लगन। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि हमारे स्रोतों में इस पर एक अलग नजरिया भी है। हाँ, और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन, जो एक्सपर्ट परफॉर्मेंस पे रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, वो ग्रिट के आइडिया की आलोचना करते हैं। आलोचना? क्यों? सुनने में तो ये बात बहुत सही लगती है कि जो लोग हार नहीं मानते वो सफल होते हैं। बात सही लगती है, पर एरिक्सन कहते हैं कि इसमें एक बड़ी समस्या है जिसे चक्रीय तर्क या सर्कुलर थिंकिंग कहते हैं। एक मिनट, चक्रीय तर्क मतलब ये कि तर्क खुद को ही साबित कर रहा है। जैसे वो इंसान सफल हुआ क्योंकि उसमें ग्रिट थी। अच्छा, हमें कैसे पता कि उसमें ग्रिट थी? जवाब मिलता है क्योंकि वो सफल हुआ। ये तो गोल गोल घूम गया। हाँ, ये तर्क हमें कोई नई जानकारी नहीं देता, ये बस सफलता को एक फैंसी नाम ग्रिट दे देता है, पर ये नहीं बताता कि उस सफलता के पीछे का कारण क्या था। तो ये नुकसानदेह कैसे हो सकता है? ये दो तरह से नुकसानदेह हो सकता है। पहला, ये लोगों को यकीन दिला सकता है कि उनमें सफल होने के लिए जरूरी ग्रिट नाम का गुण है ही नहीं। अगर कोई असफल होता है तो वो सोचेगा शायद मुझ में ग्रिट की कमी है और कोशिश करना ही छोड़ देगा। और दूसरा ज्यादा खतरनाक है। ये असफलता को बहुत ज्यादा पर्सनल बना देता है। ये कभी-कभी विक्टिम ब्लेमिंग जैसा हो सकता है, यानी पीड़ित को ही दोष देना। मतलब ये उन बाहरी बाधाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है जिनका सामना लोग करते हैं, जैसे गरीबी, भेदभाव या मौकों की कमी। ये मान लेना कि सिर्फ ग्रिट से कोई भी सफल हो सकता है, असल में उन सामाजिक समस्याओं को अनदेखा करना है जो लोगों को पीछे रखती हैं। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास की बात नहीं है। ये बात और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि कैरल ड्वेक ने भी, जिनकी ग्रोथ माइंडसेट की हमने बात की, हाँ, उन्होंने भी चेतावनी दी थी कि लोग उनके आइडिया को गलत समझ रहे हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने कहा था कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ और ज्यादा मेहनत करना नहीं है। हाँ, ड्वेक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब है अपनी मौजूदा स्थिति को ईमानदारी से देखना और फिर उसे बेहतर बनाने के लिए सही रणनीतियां खोजना,
सिर्फ एक ही दीवार पर बार बार सिर मारने का नाम मेहनत नहीं है। मतलब ये समझना कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, मुझे कोई दूसरा दरवाजा खोजना होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ग्रिट वाली बात को भी हमने थोड़ा गहराई से समझ लिया, पर अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। अगर सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करना या ग्रिट ही सब कुछ नहीं है, तो फिर जो लोग अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं, वो अलग क्या करते हैं? जरूर कोई तो राज होगा। राज है, और हमारे स्रोत उसे सचेत अभ्यास यानी डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। ये के एंडर्स एरिक्सन का ही कॉन्सेप्ट है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब सोच समझकर की जाने वाली प्रैक्टिस। इसमें और नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या फर्क है? मैं रोज 1 घंटा गिटार बजाता हूँ, क्या वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस नहीं है? जरूरी नहीं। डिलिब्रेट प्रैक्टिस बहुत फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड होती है। इसका पहला नियम है पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ अभ्यास करना। पूरा फोकस मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका दिमाग कहीं और ना हो। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप अपने हर मोमेंट पर ध्यान दे रही हैं। ठीक है। दूसरा और सबसे जरूरी नियम है अपने कंफर्ट जोन से लगातार बाहर निकलना। अगर आप वही गाना बजाते रहेंगे जो आपको पहले से अच्छे से आता है, तो आप बेहतर नहीं होंगे। डिलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है वो चीज करने की कोशिश करना जो अभी आपकी पहुंच से थोड़ी बाहर है। विकास हमेशा उसी मुश्किल किनारे पर होता है। और इसमें फीडबैक का भी कोई रोल है? बहुत बड़ा। तीसरा नियम यही है, लगातार फीडबैक लेना और उस पर काम करना। ये किसी कोच से आ सकता है, किसी मेंटोर से, या आप खुद अपने प्रदर्शन को रिकॉर्ड करके उसका विश्लेषण कर सकते हैं। बिना फीडबैक के अभ्यास करने का मतलब है अंधेरे में तीर चलाना। तो फोकस, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और फीडबैक। और स्रोत कहते हैं कि इसी तरह की प्रैक्टिस से मास्टरी हासिल होती है। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि इसमें समय लगता है। स्रोत में 10 साल का नियम भी बताया गया है। मतलब किसी भी फील्ड में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बनने में लगभग 1 दशक की डिलिब्रेट प्रैक्टिस लगती है। वाह, 1 दशक! ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। लक्ष्य सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि हर बार अपने स्किल को थोड़ा और बेहतर बनाना है। और जब कोई इस तरह की गहरी प्रैक्टिस में डूब जाता है, तो शायद वो उस स्टेट में पहुंच जाता है जिसे लोग जोन में होना कहते हैं। हमारे स्रोत में डॉक्टर हॉल ने इसे प्रवाह की अवस्था या फ्लो स्टेट कहा है। एग्जैक्टली। फ्लो स्टेट डेलिब्रेट प्रैक्टिस का ही नतीजा है। ये वो जादुई अवस्था है जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता, खुद का ध्यान नहीं रहता, बस आप और आपका काम एक हो जाते हैं। और उसी अवस्था में हमारा प्रदर्शन अपने चरम पर होता है। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत हमने नोइंग डूइंग गैप की उस जानी पहचानी फ्रस्ट्रेशन से की थी, और अब लग रहा है कि हमारे पास उस गैप को भरने का एक नक्शा है। हाँ, एक पूरा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले नींव रखनी होगी ग्रोथ माइंडसेट की, ये विश्वास कि हम बदल सकते हैं। फिर उस माइंडसेट को एक्शन में बदलने के लिए CBT जैसी तकनीकों से अपने नेगेटिव विचारों को बदलना होगा, और मन से मांसपेशी जैसे पैटर्न का इस्तेमाल करके एक विचार को आदत बनाना होगा। और हमने ये भी समझा कि सफलता का मतलब आंख बंद करके सिर्फ ग्रिट या लगन दिखाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है डेलिब्रेट प्रैक्टिस जैसी सही रणनीतियां अपनाना, और साथ ही ये भी स्वीकार करना कि बाहरी परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। लक्ष्य सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं, बल्कि सही चीजों पर सही तरीके से मेहनत करना है। बिल्कुल। एक बात मैंने नोटिस की, इन सभी स्रोतों का ज्यादातर ध्यान हमारे अंदरूनी विचारों और हमारे व्यक्तिगत एक्शन को बदलने पर था। लेकिन जैसा कि ग्रिट की आलोचना में कहा गया, हम बाहरी बाधाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम माइंडसेट और डिलिब्रेट प्रैक्टिस के इन सिद्धांतों को सिर्फ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए ही इस्तेमाल ना करें? क्या इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल उन बड़े सिस्टम्स और उस माहौल को बदलने के लिए भी किया जा सकता है जो असल में लोगों के रास्ते में बाहरी बाधाएं खड़ी करते हैं?